नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोग आर्ट एंड कल्चर की जो रिवीजन सीरीज है वह कर रहे हैं और हमने आपको एक जो है बहुत अच्छे से टॉपिक समझाया था। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ जो है जुड़ रहे हैं उसको लेकर, और हम आज बात करेंगे जो यूनेस्को विश्व धरोहर है। दोस्तों, भारत को इसमें नई उपलब्धि देखने को मिली है। मुख्य रूप से भारत के कुछ नए स्थल हैं जिनको यूनेस्को की जो अस्थायी सूची है इसमें शामिल किया गया है। दोस्तों, अगर हम इन पूरे लिस्ट को देखें तो जो अस्थायी सूची की लिस्ट है इसमें टोटल 69 स्थल जो है शामिल हो चुके हैं, इसका हिस्सा बन चुके हैं। और जो 8 नए स्थल हैं 2025 में जो लगातार चर्चा में रहे, उनकी बात हमें आज करनी है। एक एक को करके बहुत एक एक को जो है बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से पकड़कर हम उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि कोई भी स्थल जिसको मुख्य सूची में शामिल किया जाता है यूनेस्को की, तो उसमें शामिल करने से पहले इसको 1 साल अस्थायी सूची में रखा जाता है। और जब ये 1 साल अस्थायी सूची में यह स्थान रह लेता है, उसके बारे में और जानकारी एकत्रित कर ली जाती है और रिसर्च कर लिया जाता है, तो इसको मुख्य सूची में जो अस्थायी सूची है उसमें शामिल कर दिया जाता है। और तब आप कहते हैं कि सर, यूनेस्को की यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो सूची है उसमें इसको आज शामिल किया गया, ठीक है। तो फिलहाल वह तो एक कॉमन बात हो ही जाती है, वह आप सभी लोग पढ़ते हैं। लेकिन जो अस्थायी सूची है उसको कई बार जो है बहुत सारे लोग उसको स्किप करते हैं। और यूपीएससी के बारे में आप लोग जानते ही हैं दोस्तों कि वह एक बहुत ही पैनी निगाह रखती है किसी भी पॉइंट पर। तो मुझे लगता है कि अस्थायी सूची भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अस्थायी सूची है। तो हम एक एक करके इसको शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस सूची में पहले नंबर पर जो एरा मट्टी डिब्बालू है, आंध्र प्रदेश की यह साइट है। इसको दोस्तों यहाँ पर हम बहुत ज्यादा इस पर जो है चर्चा नहीं करेंगे, उन पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से कंक्लूड करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रिलेवेंट होगा। बहुत ही एकदम शॉर्ट समरी उसका हम देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने पहले देखा कि एरा मट्टी डिब्बालू आंध्र प्रदेश की यह साइट है और इसको जो है अस्थायी सूची में शामिल किया गया है यूनेस्को की। दोस्तों, इसकी खासियत आपको देखने की आवश्यकता है और इसके महत्व पर बात करने की आवश्यकता है। खासियत की बात करें तो विशाखापत्तनम के ये लाल रेत के टीले हैं और लाखों वर्ष की जो भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है इसका परिणाम है यह, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे प्रमुख सवाल जो है जो खासियत के ऊपर पूछा जाएगा वह इन्हीं की पॉइंट से पूछा जाएगा, तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। अब इसके महत्व की बात करें तो इनका गहरा लाल रंग मुख्य रूप से आप देखेंगे तो खनिजों के ऑक्सीकरण से आता है, ठीक है। और यह प्राचीन जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए एक बेहतरीन प्राकृतिक लैब के रूप में देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप इसके महत्व के बारे में भी बहुत सिस्टमैटिक तरीके से ध्यान रखेंगे, अच्छे तरीके से कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यह इस लिस्ट का पहला जो है नंबर है जो में मुख्य रूप से एरा मट्टी डिब्बालू साइट है आंध्र प्रदेश की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग मेघालय युग की गुफा पर बात करते हैं और यह गुफा भी देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों, मेघालय युग की गुफा को भी जो है इस साइट में शामिल किया गया जो कि मेघालय में स्थित है दोस्तों। और इसके खासियत के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ की जो मामलू गुफा है इसके आधार पर ही वैज्ञानिक ने पृथ्वी के इतिहास के सबसे नए कालखंड यानी कि मेघालयन युग को जो है जोड़ा है और इसको जो है मेघालयन युग नाम दिया है, जो पृथ्वी के इतिहास का सबसे नया कालखंड है, ठीक है। आप देखते होंगे जो है जो जियोलॉजिकल टेबल है उसमें कालखंड के बारे में डिस्कस किया जाता है। तो यहाँ पर यह मेघालयन युग एक जो है कालखंड जुड़कर सामने आ रहा है, इसको ध्यान रखिएगा इसी गुफा के रिसर्च के आधार पर। दोस्तों, इसके महत्व पर अगर हम चर्चा करें तो गुफा के भीतर जो है आप देखेंगे स्टेलेक्टाइट्स हजारों साल की जो बारिश और पर्यावरण के रिकॉर्ड हैं इनको अपने अंदर संजोए हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पर मुख्य रूप से जो नुकीले अनुमा एक जो है आकृति आपको देखने को मिलती है, तो इनके अंदर बूंदें भी देखने को मिलती हैं पहाड़ों के बीच में। और मुख्य रूप से आप देखेंगे यह माना जाता है कि हजारों वर्ष पहले जो बारिश हुई और मुख्य रूप से जो यहाँ पर पर्यावरण का पर इसका जो प्रभाव रहा वह कैसा रहा, यह जो है जानकारी यहाँ से प्राप्त हो सकती है। और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से यह दिखती है। कभी अवसर मिलेगा तो जरूर आप यहाँ पर घूम सकते हैं, जा सकते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर की लिस्ट पर चलें तो तिरुमाला पहाड़ी, यह भी बहुत ही प्रमुख है और इसको भी अस्थायी सूची में यूनेस्को के शामिल किया गया है प्राकृतिक विरासत के श्रेणी में और आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसकी खासियत की बात करें तो शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व आप जानते होंगे और यह जो है इसी का हिस्सा है दोस्तों।
ठीक है। यह अपनी अद्भुत भू आकृति के लिए दोस्तों जाना जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि दो बड़ी पहाड़ियां जो है एक पुल के नुमा जो है मिलती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एम्पीरियन अनकंफॉर्मिटी है, जैसे जो दुर्लभ संरचनाएं हैं दोस्तों, जो यह संरचना आप देख रहे हैं वह मिलती है जो करोड़ों साल पुरानी चट्टानों के ऐतिहासिक मिलन को मुख्य रूप से दर्शाती थी। ठीक है, कि किस प्रकार से चट्टानें जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर रही थी, है ना। यह आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद चौथे नंबर पर चलते हैं इस लिस्ट के। तो यह चौथे नंबर की बात करें, वलकला की जो प्राकृतिक विरासत है यह जो है देखने को मिलती है और केरल में यह स्थित है दोस्तों। इसके खासियत के ऊपर अगर हम बात करें तो केरल के समुद्री तट पर स्थित ये लेटेराइट क्लिफ्स मुख्य रूप से खड़ी चट्टानें भारत में अपनी तरह की एकमात्र चट्टान है, दूसरी ऐसी चट्टान नहीं पाई जाती है दोस्तों। और इसके महत्व पर अगर हम चर्चा करें तो यह मायोशीन युग के पौधों और जो जीव के जीवाश्म हैं उनको संजोए हुआ है। और वहां पर आप देखेंगे जो मायोशीन युग है इससे संबंधित जो जीवाश्म है वह मिले हैं दोस्तों। और आपको पता होगा कि यह लाखों साल पुराने जीवन की गवाही देते हैं जो है यह जीवाश्म। तो इसको भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। और अब हम आगे बढ़ेंगे अगले लिस्ट पर। दक्कन ट्रैप, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें पंचगनी और जो महाबलेश्वर है यह दोनों तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। महाराष्ट्र में स्थित है, आपको पता होगा, और इसको भी अस्थायी की सूची में शामिल कर लिया गया है दोस्तों। इसके खासियत की बात करें तो लावा के जमने से बनी ये जो विशाल पठारी संरचना है यह दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखी क्षेत्रों में से एक है। और अगर हम इसके महत्व पर चर्चा करें तो आप पाएंगे ये चट्टानें उस दौर की हैं जब डायनासोर मुख्य रूप से खत्म हो रहे थे। जुरासिक पीरियड आपने देखा, उसके बाद डायनासोर का पूरा जो है जो पीरियड देखा, तो मुख्य रूप से जो डायनासोर जब खत्म हो रहे थे दोस्तों तब जो है आप देखेंगे इसका जो है अस्तित्व देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें तो भारत में भारी ज्वालामुखी विस्फोट उस समय हो रहे थे जिसके कारण यह जो है स्थान बनकर निकलता है। यह रिसर्च से इस बात का प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, यह भी लिस्ट में अब शामिल हो चुका है। अगले नाम की बात करें तो आपको मिलेगा सेंट मैरी द्वीप समूह जो कि कर्नाटक में स्थित है। और इसके खासियत की बात करें तो उडुपी के तट पर स्थित इन द्वीपों पर आप देखेंगे एक षष्ठकोणी मुख्य रूप से हेक्सागोनल आकार के पत्थर के खंभे जो है आपको देखने को मिलते हैं। और यह लावा के ठंडे होने से बनी एक दुर्लभ आकृति है दोस्तों जो मुख्य रूप से हेक्सागोनल है। माना जाता है कि दोस्तों यह तब बना जब भारत और जो मेडागास्कर है एक दूसरे से क्या हो रहे थे, बाइफरकेट हो रहे थे, अलग हो रहे थे। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब अगले अपने नंबर पर चलें तो नागा हिल जो ओफियोलाइट है नागालैंड में, यह जो है देखने को मिलता है दोस्तों। और इसके खासियत के ऊपर बात करें तो यह इस प्रकार की चट्टान है जो कभी गहरे समुद्र की तलहटी हुआ करती थी दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी प्रेजेंट के टाइम में। दोस्तों टेक्टोनिक थ्योरी आपने पढ़ी होगी, तो टेक्टोनिक प्लेट्स की टक्कर की वजह से यह समुद्र से ऊपर उठती है और मुख्य रूप से ऊपर उठकर पहाड़ियों पर पहुंच गई है जो पृथ्वी की हलचलों का मुख्य रूप से प्रमाण देते हुए नजर आती है। ठीक है, यह इसका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसके कारण ही इस नागा हिल जो ओफियोलाइट है इसको अस्थायी सूची में शामिल कर लिया गया है। दोस्तों यह तो 7 रही बहुत ही प्रमुख। और 8वां एक बहुत ज्यादा चर्चा में है सलखान फॉजिल पार्क जो कि उत्तर प्रदेश का पार्क है। सोनभद्र का नाम आपने सुना होगा, तो सोनभद्र में स्थित है यह। ठीक है, दोस्तों उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में स्थित यह पार्क 140 करोड़ साल पुराने जो एस्ट्रोमेटोलाइट्स जो जीवाश्म है उसमें मुख्य रूप से आपको मौजूद देखने को मिलते हैं। जो यह जो है सलखाना फाजिल पार्क है दोस्तों। इसके महत्व की बात करें तो यह दुनिया के सबसे पुराने जीवाश्म पार्कों में से एक है। और अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो इससे भी अधिक प्राचीन आपको देखने को मिल जाता है जो सलखाना फाजिल पार्क है और बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, काफी चर्चा में है इस लिस्ट में, यह भी आपको देखने को मिलता है। तो यह सारे जो है 8 आपको मुख्य रूप से देखने को मिलेंगे जो यहाँ पर शामिल किए गए हैं अभी यूनेस्को की अस्थायी सूची में दोस्तों। और जैसा कि मैंने बताया कि इनमें से आगे चलकर कोई जो है एक अस्थायी सूची में जो है जोड़ा जाएगा और तब आप इसको बहुत अच्छे तरीके से अस्थायी सूची में पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल आपके एग्जाम के लिए अस्थायी और अस्थायी दोनों सूची बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेरे ख्याल से अस्थायी सूची पर और भी फोकस करने की आवश्यकता है क्योंकि यहाँ पर लिस्टिंग जो है लंबी होती है और मुख्य तौर पर आप देखेंगे यहाँ पर स्टेटमेंट
कंपोनेंट में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको लगभग सारे जो है जो इसमें शामिल हो रहे हैं उनका जो है आंकड़ा अगर आपके पास नहीं होगा सारे स्थानों का, सारे साइड्स का, तो नो डाउट आप जो है कंफ्यूज होंगे और आंसर को गलत करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से इसको आप कनेक्ट करिएगा और हर एक को जो है बहुत अच्छे तरीके से उसका नाम तो कम से कम विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा और महत्व अगर आप याद कर लेते हैं तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी डेप्थ बढ़ेगा तब भी आप क्वेश्चन को ठीक से सही कर ले जाएंगे। ठीक है, और इसी उद्देश्य से दोस्तों इस रिवीजन सीरीज को मैं आपके लिए लेकर आया हूं और आशा करता हूं कि आप इससे आगे चलकर लाभान्वित होंगे। बहुत अच्छे तरीके से आप जो है अपने एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चन पाएंगे तो उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलेंगे अपने किसी अन्य जो है टॉपिक के साथ जो आर्ट एंड कल्चर से ही रिलेटेड होगा, साथ ही साथ करंट ओरिएंटेड होगा, जो इस वर्ष चर्चा में रहा होगा उनको हम देखेंगे और फिर जो है हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन से जुड़ने के लिए और साथ ही साथ मेरे साथ और संस्कृति आईएएस परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।